दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है केंद्र और कोशिका विभाजन पे होने वाला है। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में देख चुके होंगे कि जो हम लोग कोशिका के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव हो रहे थे उसको कर लिए थे, कोशिकांग से रिलेटेड क्वेश्चन को कर लिए थे। तो आज का जो आपको बाकी जो बचा हुआ है वो केंद्र और कोशिका विभाजन पे जितने भी आपका क्लास जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है उसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आपको मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल पाए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक देखेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिका विभाजन देखेंगे। तो केंद्रक क्या होता है? तो किसी भी कोशिका के बीच में, ठीक है, कोई भी कोशिका होती है, जैसे कि आपका सेल है, तो सेल के बीच में एक गाढ़ा पदार्थ होता है, उसी को हम लोग को क्या बोला जाता है? केंद्रक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले केंद्रक का खोज किसके द्वारा करा गया? तो सबसे पहला केंद्रक का खोज आपका 1831 ईस्वी में किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अभी आपको और पता होगा क्या कि ये केंद्रक किस में प्रेजेंट होता है? तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन बताए थे आपको कि अगर बात कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में ये आपका जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये इसका रचना नहीं हो पाती है, जिसके कारण इसके अंदर जितने भी डीएनए मटेरियल्स, जितने भी चीज़ होती है वो यहाँ पे नहीं, ये साइटोप्लाज्म में क्या करती रहती है? ये ट्रैवल करती रहती है, घूमती रहती है। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से आप समझ में आ गया क्या कि केंद्र का खोज किसके द्वारा? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर कब किया गया था? 1831 ईस्वी में। कोशिका का प्रबंधक भी कैसे कहा जाता है? कोशिका का प्रबंधक कहा जाता है आपका केंद्रक को। ठीक है, जितने भी काम होते हैं, जितने भी रेगुलेशन होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो केंद्रक के द्वारा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए यातायात प्रबंधक कौन है, तो यातायात प्रबंधक आपका जो था वो है आपका अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, या तो ठीक है वो आपको बोला जाता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ को याद रखिए और वहाँ से वो चीज़ को याद रखिए। चलिए यहाँ से आगे देखिएगा क्या, केंद्रक का अंदर में, ठीक है, केंद्रक के अंदर का जो आकृति होता है उसमें एक धागा नुमा आकृति फैला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, क्या होता है? तो केंद्रक, ये केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर में धागा नुमा आकृति जो रहता है, ठीक है, देख रहे हैं धागा नुमा आकृति है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जो है वो आगे चल के बन जाता है गुणसूत्र जब सेल डिवीजन होता है। चलिए पहले ये बात तब समझ लीजिए क्या कि सेल डिवीजन कब होता है। ठीक है, तो कोई भी सेल डिवीजन अपने आप को डिवाइड तब करता है जब वो अपने फंक्शन को कंप्लीट कर लेता है। जैसे बात को समझिए, जैसे कि हम लोग के पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत टाइप का सेल है ना। जैसे कि हम ले लेते हैं एक किडनी का सेल, ठीक है, हम लोग का जो वृक्क है उसका सेल ले लेते हैं, तो उसका सेल को बोलते हैं हम लोग क्या? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ले लीजिए एक नेफ्रॉन है, तो एक नेफ्रॉन का वर्क क्या होता है? नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन का वर्क होता है कि वाटर, जो ब्लड में जितना वेस्ट मटेरियल है उसको वहाँ से क्या कर देना? हटा देना। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब नेफ्रॉन जो है वो जितना उसको कैपेसिटी होगा, एक सेल एक नेफ्रॉन का जितना कैपेसिटी होगा वो वहाँ से क्या करेगा? अपना फंक्शन को कंप्लीट करेगा, और फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, इसी को हम लोग सेल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो जब सेल डिवीजन होता है तो यही जो क्रोमेटिन्स होती है, क्रोमेटिन्स, ठीक है, ये धागा नुमा स्ट्रक्चर जो होता है वो किसका फॉर्म कर लेता है? तो यही आपका मोटा हो जाता है और यही बन जाता है गुणसूत्र। बात समझ में आ रहा है? तो यही क्रोमेटिन जो होती है वो सेल डिवीजन के टाइम में ये क्या बन जाती है? ये गुणसूत्र का निर्माण करती है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये दोनों प्रोसेस जो होता है उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक यहाँ पे बचा, चलिए इसको भी हम लोग कल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका रचना आप देख सकते हैं क्या? इसके रचना क्या होता है, कैसी आकृति में होती है? तो इसका देख सकते हैं कि इसके चारों ओर, ये इसका चारों ओर दिख रहा है, इसका केंद्रक के चारों ओर एक लेयरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक कला या तो केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केंद्रक कला और या तो केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो बात समझ में आ रहा है। और यही आपका जो होता है ये आपका यूकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई केंद्रक कला जो होता है प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जिससे कि उसमें केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है।
है ना। तो आगे इसको बढ़ाइए तो यहाँ से देख सकते हैं क्या, केंद्रक में उपस्थित द्रव को देखिए, केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लिकोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसके नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये था, न्यूक्लियस प्लाज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो धागेनुमा आकृति होती है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, और यही क्रोमेटिन जब सेल का डिवीजन होता है तो क्या बन जाता है, ये गुणसूत्र का फॉर्मेशन कर लेता है। बात समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा करा गया था, तो गुणसूत्र का सबसे पहले प्रयोग, क्रोमोसोम्स का प्रयोग वोल्डेयर द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुणसूत्र का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा करा गया था, तो वोल्डेयर द्वारा किया गया था। गुणसूत्र कितने टाइप के होते हैं, तो गुणसूत्र मेनली 2 टाइप के होते हैं। मनुष्य में जो गुणसूत्र रहते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं हम लोग सोमेटिक, और एक बोलते हैं सेक्स गुणसूत्र, ठीक है। सोमेटिक मतलब क्या, जैसे आप ध्यान से बात को समझिए, क्या हम लोग के अंदर जो गुणसूत्र रहता है, ठीक है, गुणसूत्र का मेनली काम क्या होता है, तो गुणसूत्र का मेनली काम का अगर बात करें तो वो क्या करता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो प्रॉपर्टी होता है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। तो अब बात को समझिए कि कोई भी बेबी में, ठीक है, कोई भी बेबी में उसमें जो उसका जो प्रॉपर्टी जो आता है, ठीक है, तो वो कायिक प्रॉपर्टी, सोमेटिक मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर जो बनता है, निर्धारण जो होता है वो आपका कायिक गुणसूत्र के द्वारा होता है। और लिंग का निर्धारण जो होता है वो आपका क्या होता है, जनन गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो गुणसूत्र 2 टाइप का, एक सोमेटिक, एक सेक्स वाला, ठीक है। तो सोमेटिक मतलब जिससे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, जिससे आपका लिंग का निर्धारण होता है। ये कितना होता है टोटल, अगर बोल सकते हैं तो टोटल कितना होता है, टोटल आपका 46 होता है, टोटल 46। अगर जोड़ा में बात करी जाए तो 23 जोड़ा, ठीक है। पेयर आपका 23 और 46 होता है, ठीक है, जिसमें से 44 जो होता है, मतलब 22 पेयर ऑफ जो होता है वो आपका कायिक लक्षणों को बताता है, मतलब कि उसको बॉडी का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। और एक 2 जो होता है वो लिंग निर्धारण होता है। 2 में क्या क्या हो जाएगा, इसमें एक्स वाई और एक्स एक्स भी हो सकता है। अगर एक्स वाई है मतलब बॉय और एक्स एक्स है मतलब गर्ल, मतलब कि कोई भी बॉय के अंदर क्या होता है तो गुणसूत्र एक्स वाई होता है, और कोई भी गर्ल के अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है तो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं क्या सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आप समझ लिए कि सेल डिवीजन होता क्यों है, तो बात तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं सेल डिवीजन होता कैसे है। तो मेनली अगर सेल डिवीजन की बात करें तो ये 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं असूत्री, दूसरा को बोलते हैं समसूत्री, और तीसरा को बोलते हैं अर्धसूत्री। बात सही में आ रहा है। तो असूत्री मतलब क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो आपका प्रिमिटिव टाइप का जो सेल होते हैं उसमें होते हैं। और हम आपको बताए हैं कि प्रिमिटिव कहने का क्या मतलब, प्रिमिटिव कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें किस टाइप का, तो ये आपका असूत्री विभाजन होती है। किस टाइप का होती है, असूत्री विभाजन होती है। बात सही में आ रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में ये हो गया, ठीक है। जैसे कि जीवाणु वगैरह में क्या होता है तो आपका इस टाइप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या, समसूत्री। समसूत्री किसमें, समसूत्री नाम से ही क्लियर हो रहा है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा क्या है, समसूत्री। तो समसूत्री मतलब क्या हो गया, समान, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक बार होता है हैप्लॉइड, उसके बाद होता है डिप्लॉइड, ठीक है। इसको भी हम समझाते हैं कैसे क्रिया होता है सो। लेकिन ये चीज़ आप याद रखिए कि समसूत्री विभाजन जो होता है वो हम लोगों का कायिक कोशिकाओं में, मतलब क्या कि मनुष्य का 44 जो होता है वो कायिक गुणसूत्र होता है, और कायिक गुणसूत्र में ये कौन सा होगा, आपका समसूत्री होगा। और इसमें से 2 जो होता है वो आपका क्या होता है, जनन गुणसूत्र होता है। तो जनन कोशिकाओं में कौन सा होता है, तो आपका ये होता है मेयोसिस, ठीक है। मतलब अर्धसूत्री समसूत्री, समझ में आ रहा है। ये आपका असूत्री किस में हो गया, तो प्रिमिटिव टाइप वाला में, प्रोकैरियोटिक में। समसूत्री किस में हो गया, तो समसूत्री आपका कायिक कोशिकाओं में। जैसे कि ये पर देख सकते हैं जितना पार्ट ऑफ बॉडी में जो सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका समसूत्री के कारण, ठीक है। और अर्धसूत्री के कारण, अर्धसूत्री के कारण जो होता है वो आपका जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि मनुष्यों में जो स्पर्म में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो स्पर्म जो बढ़ता है, वो स्पर्म जो वृद्धि करता है वो किसके कारण, तो वो आपका
मियोसिस से करता है, ठीक है। और जो बॉडी जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर इंजर्ड हो गए, इंजर्ड होने के बाद यहाँ पर कट गया, तो कटने के बाद यहाँ पर इसको प्रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए फिर क्या करता है, यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो वो काम जो हो रहा है वो आपका हो रहा है किससे, मिटोसिस से हो रहा है। तो यहाँ से इतनी जानकारी मिला। चलिए आप आगे समझते हैं क्या कि तीनों को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन को देखेंगे। समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन एक फेज नहीं होता है, एक लंबा फेज होता है, ठीक है। उसके बारे में हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो समसूत्री विभाजन जो है इसका एक पूरा प्रोसेस है, इसको पहले समझ लीजिए। पहले असूत्री विभाजन, तो असूत्री विभाजन में कोई प्रोसेस ज़्यादा नहीं होता है। असूत्री विभाजन में मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक होकर ऊपर भाग जाता है, ये नीचे आ जाता है और कंप्लीटली ये क्या हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए बहुत ईजी प्रोसेस है। थोड़ा सा टफ होता है ये आपका समसूत्री। समसूत्री में क्या होता है, समसूत्री में आपका 4 पार्ट है। कौन कौन सा है, तो सबसे फर्स्ट आता है इंट्रोफेज, सेकंड आता है प्रोफेज, थर्ड आता है मेटाफेज, चौथा आता है एनाफेज और लास्ट का आता है आपका टेलोफेज, ठीक है। तो इतना सारा होता है और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, आपका सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो धीरे धीरे एक एक करके समझिए कि ये कैसे कैसे होता है। सब फर्स्ट आप क्या देख रहे होंगे, इंट्रोफेज। इंट्रोफेज मतलब क्या, हम आपको बताएं कि कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है और क्यों होता है। तो जब कोशिका अपने आप को, ठीक है, जब अपना फंक्शन को कंप्लीटली पूरा ख़त्म कर लेता है तो वो अपने आप को क्या करता है, वो डिवाइड करने पे लग जाता है, ठीक है, उसको डिवीजन करना है। अब तो बात को समझिए। तो अब मान लीजिए कोई सेल है, वो पूरा काम को कंप्लीट कर लिया है, अब उसको सेल को डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए वो अपने आप को मैक्सिमम प्रिपेयर करता है, किसके लिए, डिवीजन करने के लिए। और इस टाइम ये अपने आप को ज़्यादा हाइड्रेटेड कर देता है, मतलब कि जलायोजित कर लेता है, ताकि हमको क्या करना है, ये आपका, इसको हम लोग इंट्रोफेज को रेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सेल अब डिवीजन होने के लिए रेस्ट कर रहा है कि हमको डिवीजन अब करना है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आता है प्रोफेज। स्टार्टिंग मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनल में, ठीक है, वास्तव में सेल डिवीजन स्टार्ट जो होता है वो आपका प्रोफेज से होता है। यहाँ पर ये आपका रेस्टिंग पीरियड है। ये जो होता है यहाँ पर सेल जो होता है वो रेस्ट में रहता है कि हमको डिवीजन करना है, लेकिन एक्चुअल डिवीजन जो होता है वो आपका होता है पूर्वावस्था में, ठीक है। मतलब क्या, प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होता है कि जैसे आप देख सकते थे ये आपका क्रोमेटिन्स है, वो क्रोमेटिन्स धीरे धीरे छोटा, ठीक है, धीरे धीरे छोटा और मोटा होना स्टार्ट कर देता है। ये धागा जो है वो ऐसे ऐसे क्वाइल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये क्वाइल होके एक 2 गुणसूत्र बनाने लगता है। ये देखिए, देख रहा है, जितना भी धागा होगा वो क्वाइलिंग करने लगता है और क्वाइलिंग क्रोमेटिन जो है वो क्वाइल होके गुणसूत्र फॉर्मेशन करने लगता है, जो आपका किस में होता है, तो प्रेफेज में होता है। अब देखिए मेटाफेज। मेटाफेज मतलब क्या, मेटा मतलब मध्य, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र बन गया है वो ये सेल जो है वो सेल के बीच में इस तरीके से मिडिल में आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे और यहाँ से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेल को डिवीजन करना है तो आधा पार्ट इधर भागाना है, इधर आधा पार्ट नीचे ले जाना है, तो ये आपको मिडिल में ले आ जाता है, मध्य अवस्था में। बात क्लियर हो रहा है। अब लास्ट आपका जो है, सेकेंड लास्ट जो है वो है एनाफेज। एनाफेज जो होता है वो जस्ट आपका इसका अपोजिट होता है, ठीक है। आपका देखिए तो एनाफेज में क्या हो जाता है कि ये टूट के, अभी तो अलग अलग था, ठीक है, मध्य में आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे है तो यहाँ पर ये इस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से आधा पार्ट इधर टूट के जाने के फिराक में आ गया है, ये आधा इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा। तो अभी ये टूटा नहीं है, इसको बोलते हैं, जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये देखिए ये गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जिस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। उसके बाद लास्ट का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से ये कोशिका जो है, ठीक है, इसमें आपका देखिए यहाँ से ये यहाँ और यहाँ, ठीक है, आधा न्यूक्लियस टूट के ऊपर भाग गया, आधा न्यूक्लियस टूट के नीचे आ गया और उसके बाद यहाँ का जो इसका गुणसूत्र था वो गुणसूत्र के आधा इधर खींच लिया, आधा इधर खींच लिया और ये धीरे धीरे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ तो एक प्रोसेस हुआ और उसके बाद 2 प्रोसेस में होता है। तो एक प्रोसेस तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, और सेकेंड मतलब कि ये केंद्र का विभाजन हो गया, ठीक है, ये क्रायोकाइनेसिस हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या कि ये कोशिका अपने आप को अभी तो क्या किया है, केंद्र का विभाजन करा है, केंद्र यहाँ पे चल गया, एक केंद्र यहाँ पे बन गया है, ठीक है। लास्ट का प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि अब ये अपने आप को ब्रेक करेगा, मतलब क्या, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ब्रेक होगा। पहले ऐसा था, फिर कुछ ऐसे आकृति में बनेगा, उसके बाद फिर कुछ
कुछ ऐसे आकृति में बनेगा और फिर कुछ ऐसे आकृति में बनेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, दोनों सेल अलग हो जाएगा। तो ये जो होता है प्रोसेस, देखिए क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, आपका ये समसूत्री माइटोसिस जो है वो दो प्रोसेस में कौन कौन सा, क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्रायोकाइनेसिस मतलब क्या, केंद्र का विभाजन। देख रहे थे इतना जो प्रोसेस है वो आपका केंद्र का विभाजन में था क्या, जैसे कि इंट्रोफेज, प्रोफेज, ठीक है, एनाफेज, टेलोफेज, ये आपका किसका है, तो ये आपका केंद्र का विभाजन था। और उसके बाद फिर क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म का विभाजन, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस जो होता है उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक यहाँ पे बचा, चलिए इसको भी हम लोग कल कंप्लीट कर लेते हैं।